की छात्राएं हैं और तृतीय वर्ष में भी आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो 2 पेपर हुआ करते थे वही विभाजन इसी वर्ष भी है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। आज मैं आप लोगों के साथ दोनों ही के सिलेबस को डिस्कस करने जा रही हूँ। दोनों पेपर का सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र वही पैटर्न जो पहले था, 5 इकाइयों में आपका विभक्त है। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5वीं इकाई, पांचों ही में कुछ कुछ टॉपिक्स को शामिल किया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र आपका है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और द्वितीय प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन। तो आज मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस को डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें सर्वप्रथम आपकी पहली इकाई में जो टॉपिक्स है वो इस तरीके से है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन संबंधी पद्धतियाँ या उपागम, जिसमें 2 उपागम हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी। और तीसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता, जिसमें राज्य और अन्य कर्ता। तो ये 3 टॉपिक इस विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी, जो इंट्रोडक्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसके कौन से दृष्टिकोण अपनाए गए, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, यानी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इस विषय की महत्ता क्या है, उपयोगिता क्या है, हम इस पेपर को क्यों पढ़ रहे हैं, इस पेपर की क्या आगे जाकर आपको किन किन विषयों को बहुत अच्छे से प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं को देने में भी इस विषय की जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सर्वप्रथम जानकारी आपको यही देनी है कि इस विषय की उपयोगिता क्या है। उसके बाद जो 2 दृष्टिकोण हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी, वो इस विषय के बारे में क्या कहते हैं इसकी जानकारी देनी है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य आता है, और उसके अलावा जो अन्य कर्ता होते हैं, NGOs जो बनाए जाते हैं, उनकी जानकारी आपको इसमें देनी है। द्वितीय इकाई में, दूसरी इकाई में आपको राष्ट्रीय शक्ति, चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार राजनीति में काम में ला रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को परिभाषित करने का एक प्रमुख जो बिंदु है वो है राष्ट्रीय शक्ति। प्रत्येक देश की राष्ट्रीय शक्ति, हर देश की ये आकांक्षा होती है वो अपने देश की शक्ति को बढ़ाए, उसका प्रदर्शन करे और उसको किस तरीके से काम में लाए। तो ये सारी चीज़ें हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में, जो इतने सारे तत्व हैं जो कि इफेक्ट करते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा जो बढ़ाए, उनको किस तरीके से काम में लाए, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। और उसके बाद शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति का विस्तार करना और शक्ति का प्रदर्शन करना। उसके अलावा शक्ति संतुलन, किस प्रकार से बैलेंस किया जाए शक्ति को, वो हमें उसका अभिप्राय, उसकी अवधारणा और शक्ति संतुलन बनाए रखने के तरीके क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस प्रकार से शक्ति को बैलेंस्ड रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तीसरी इकाई में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध आपने नाम सुना है, कोल्ड वॉर। इसका अर्थ, कारण और प्रभाव, और इसका अंत कैसे हुआ, उसके भी कारण और प्रभाव। जो शीत युद्ध आप जानते हैं, 2 तरह के युद्ध होते हैं, एक गर्म युद्ध और एक शीत युद्ध। तो गर्म युद्ध जो कि रण क्षेत्र में लड़ा जाता है,
आमने सामने की भिड़ंत होती है और उसका परिणाम निकलता है। लेकिन शीत युद्ध ऐसा युद्ध माना जाता है जो कि रण क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता बल्कि मस्तिष्क में लड़ा जाता है। आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसके विभिन्न तरीके हैं कि किस तरीके से शीत युद्ध को गति प्रदान करने के कई आप इसमें देखेंगे फैक्टर है, कई तथ्य है, कई तत्व है। शीत युद्ध क्यों बढ़ा, उसके कारण है, कितने समय ये रहा, कब इसका समाप्ति हुई, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है और इसका अब प्रभाव क्या है वो पढ़ना है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जो तीसरे विश्व के लिए है वो है गुट निरपेक्षता की अवधारणा। जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश स्वतंत्र हो रहे थे, शीत युद्ध के दौरान 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके पश्चात की स्थिति में किस प्रकार से ये तीसरे विश्व के देश ये चाहते थे कि अब हम वापस किसी भी गुट में शामिल न हो, क्योंकि उसमें विश्व दो गुटों में विभक्त था, अमेरिका और सोवियत संघ। वो नहीं चाहते थे स्वतंत्र राष्ट्र कि हम इन गुटों के साथ वापस मिलें। तो इन सभी राष्ट्रों ने मिल करके एक नई नीति का निर्माण किया जो कि कहलाती है गुट निरपेक्षता की नीति। इसका अर्थ सिंपल है कि दोनों गुटों से पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र रीति नीति को अपनाना। भारत की भूमिका गुट निरपेक्षता की निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। हालांकि यूगोस्लाविया और मिस्र के राष्ट्रपति की भी भूमिका रही है, लेकिन भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नीति के निर्माण में अपना प्रमुख योगदान दिया था। आप सभी इससे परिचित है। हमारे भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार गुट निरपेक्षता की नीति है। तो भारत की गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका है, इसको भी पढ़ना है और इसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या अब ये आज वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं, इसको भी पढ़ना है। और इसके कितने जो सम्मेलन हुए हैं वो भी हमें जानकारी रखनी है। इसके अलावा गुट निरपेक्षता के समक्ष क्या चुनौतियां और क्या समस्याएं हैं, इसकी जानकारी भी हमें इसमें लेनी है। अब हमारे चौथी इकाई में जो 3 प्रमुख राष्ट्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत, उनकी विदेश नीति की विशेषताएं पढ़नी है और भारत के साथ अमेरिका के क्या संबंध है, चीन के साथ हमारे क्या संबंध है और पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, इसको पढ़ना है। और अंतिम रूप से जो 5वीं इकाई है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समकालीन प्रवृत्तियां हैं, जो आज वर्तमान में क्या क्या मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है उनको देखना है, पर्यावरण को देखना है, निशस्त्रीकरण को पढ़ना है, भूमंडलीकरण एक विचार है उसको पढ़ना है, मानव अधिकार, निशस्त्रीकरण, इन सब की भी व्याख्या हमें देखनी है। और इसके अलावा जो 2 क्षेत्रीय संगठन बनाए गए हैं जिनका नाम है सार्क और आसियान, ये 2 प्रमुख क्षेत्रीय संगठन हैं, इनकी भी हमें पूरी जानकारी इस विषय में लेनी है। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त रूप में मैंने आपको इसका सिलेबस की व्याख्या करी है। इसकी पूरी तरह से आपको जो मैटर चाहिए वो समय समय पर आपको उपलब्ध कराती रहूँगी। और आपके लिए प्रमुख जो टेक्स्ट बुक है इसकी वो है डॉक्टर BL फड़िया की। उसमें सिलेबस के हिसाब से पूरी तरह से आपका कवरेज है, पूरी व्याख्या की गई है, आप उसको देख सकते हैं। और भी कई किताबें हैं, उनकी जानकारी आपको देती रहेगी।